उत्तराखंड को तकनीकी के क्षेत्र में अव्वल बनाने के लिए और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को अपनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए लगातार उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो है काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओमकार सिंह, जो कि कुलपति हैं। हाल ही में के पिछले महीने इन्होंने यहाँ पर चार्ज संभाला। सर से बातचीत करते हैं। सर, अभी तकरीबन 1 महीना हो गया है जब से आपने चार्ज संभाला। किस तरह का अब तक का अनुभव रहा है, और ख़ासतौर से उत्तराखंड में अगर हम बात करें तकनीकी के क्षेत्र में, उत्तराखंड के जो युवा है काफ़ी अपना नाम बना रहे हैं, और काफ़ी हम देखते हैं कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी जो है यहाँ के बच्चे जा रहे हैं। किस तरह से देखा आपने, और क्या आप लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं? देखिए, मेरे को 1 माह से पूर्व ज़्यादा हो चुका है इस उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किए हुए। मैंने आपका जो प्रश्न है कि उत्तराखंड के बच्चे किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चों की परफॉर्मेंस का जो की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस की कोई लिमिट नहीं होती है। अगर उनको एक सकारात्मक वातावरण मिले तो कोई भी बच्चा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रही बात उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा की संभावनाओं के बारे में, तो इस प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है और इस प्रदेश की जो बाकी जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो परिस्थिति है, उसको यदि आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हब है, लेकिन हायर एजुकेशन का हब यहाँ पर नहीं बन पाया उस अनुपात में। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की पैरोकारी करता हूँ कि तकनीकी विश्वविद्यालय को तकनीकी क्षेत्र में उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य आबादी के लिए भी तकनीकी शिक्षा का एक केंद्र बनाने का प्रयास होना चाहिए। और इसी कार्रवाई के अंतर्गत विश्वविद्यालय में विगत 1 माह के अंदर हमने सभी पाठ्यक्रमों को नए ऑर्डिनेंस के साथ में और उनके साथ में नए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को विकसित करके सितंबर के दूसरे सप्ताह से हमारे सेशन शुरू हो रहा है नए नव प्रवेशित छात्रों का, उसको हम नए कलेवर में पेश करने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि इस प्रकार से जो हमने परिमार्जन नई शिक्षा नीति के अनुरूप किया है, उससे छात्रों के रोजगार बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ेंगी। जी सर, अगर हम बात करें, हाल ही में जो है वो काउंसलिंग बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें तमाम तरह के जो आपने उसमें फैसले भी लिए गए। किस तरह से अब, क्योंकि अब हमने पिछला कार्यकाल देखा था कि जब प्रभारी वीसी रहे थे तो उनका कहीं ना कहीं उनके मन में टीस भी थी कि एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए जो पूरा समय दे पाए, और जब से आप आए हैं लगातार पूरा समय दे रहे हैं। तो किस तरह से अब क्या कुछ नई चीज़ें काउंसलिंग बोर्ड की बैठक में आपने नए फैसले लिए गए? जी, इस बार की जो हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये 2 भागों में होती है। फर्स्ट ईयर बीटेक की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो एनआईसी के माध्यम से संपन्न होती है, और उस प्रक्रिया की जो हमारी काउंसलिंग है उसको एनआईसी संपन्न कराता है और सभी संस्थाओं का डेटा उनको दे दिया जाता है और वो पूर्ण करते हैं। एक तो भाग वो हो गया। दूसरा भाग वो है जिसमें कि लैटरल एंट्री है। हमारे जो होटल मैनेजमेंट का पाठ्यक्रम है, फार्मेसी का पाठ्यक्रम है, एमटेक के पाठ्यक्रम है, एम फार्म है, तो इस प्रकार के जो दूसरा भाग है उसको विश्वविद्यालय स्तर पर ही काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाता है। उसके प्रथम चरण की प्रवेश की कार्रवाई हो चुकी है और द्वितीय चरण के प्रवेश की कार्रवाई अब प्रारंभ होगी 25 तारीख के बाद। तो इसमें एक 3 सितंबर के बाद जो भी हमारी सीटें रह जाएंगी उनको हम दूसरे वाले भाग की बात कर रहा हूँ, जिसमें लैटरल एंट्री है, फार्मेसी है, एमटेक है, एम फार्म है, उसमें संस्थाओं को जो भी रिक्त सीटें रह जाती हैं उस पर स्पॉट काउंसलिंग करने की अनुमति दे दी गई है। तो इस प्रकार से संस्थाओं में जो संस्था स्तर पे जो पंजीकरण की कार्यवाही चल रही है वो उन पंजीकरण के माध्यम से 3 सितंबर के बाद एक निर्धारित तिथि पर विश्वविद्यालय के द्वारा एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति कराते हुए उस प्रक्रिया को शुचिता के साथ संपन्न कराएंगे। ये विश्वविद्यालय की अपेक्षा है और काउंसलिंग बोर्ड में इस आशय का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार से जो फर्स्ट ईयर बीटेक की भी जो काउंसलिंग है उसको जब एनआईसी के माध्यम से हम संपन्न कराएंगे सितंबर के दूसरे सप्ताह में, 12 सितंबर को पूर्ण हो जाएगी कार्रवाई, तो उसमें भी जो है हम द्वितीय चरण के बाद संस्थाओं को ये अवसर दे रहे हैं कि उनके पास जो सीटें रिक्त रह जाती हैं उन रिक्त सीटों पर वो अपने स्तर से जो पंजीकरण की कार्रवाई की गई है, विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन करते हुए अपने स्तर से प्रवेश की कार्रवाई पुनः विश्वविद्यालय के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में संपन्न कराएं। तो इस प्रकार से जो एक मेजर डिसीजन इस बार लिया गया कि सेकेंड फेज़ की जो हमारी अपनी काउंसलिंग और बीटेक की जो फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग, उन दोनों का कार्यक्रम एक साथ जारी कर दिया गया और साथ ही जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग है उसका भी कार्यक्रम हम लोगों ने जारी कर दिया, ताकि संस्थाओं में और प्रवेश लेने वाले छात्रों में किसी प्रकार की कोई संशय और अनिश्चितता की स्थिति ना रहे।
जी। सर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम लगातार ये भी फोकस है हमारा कि हम जो रिमोट एरिया से खास तौर से, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक परिवेश उस तरह से है, तो हमने उत्तरकाशी में एक अपना कैंपस खोलने का विचार लगातार विश्वविद्यालय कर रहा है। इससे सर ये इसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है, उससे क्या कुछ फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर से जो रूरल एरिया से आते हैं या फिर इंटीरियर एरिया से जो बच्चे आते हैं उनको किस तरह से इससे लाभ मिल पाएगा? देखिए, उत्तराखंड को जो मैंने विगत 1 माह से ज़्यादा का जो मेरा कुछ दिन 1 माह पूरा हुआ है, मैंने ये महसूस किया है कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत सारे परेशानियां हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ के बच्चे हैं वो कभी किसी न किसी प्रकार से संभावनाओं से वंचित रह जाते हैं। ये एक बड़े शहर और छोटे शहर, इसी तरह एक प्लेन का प्रदेश और एक पहाड़ी प्रदेश, जहाँ पर आवागमन की बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, मौसम के का कुछ पता नहीं रहता है, पहाड़ भी कच्चे हैं, कभी भी सड़क बंद हो जाती है। तो मैं स्वयं जब उत्तराखंड में जो हमारा एक संस्था विकसित हो रही है बौन में, वहाँ पर हम अपने पूरे विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ गए, तो हम लोगों ने महसूस किया कि वहाँ पर पहुँचने में वास्तव में बहुत कठिनाई होती है, और यदि हम उस क्षेत्र में एक उच्च तकनीकी शिक्षा का संस्थान स्थापित करें तो शायद उस इलाके के जो बच्चे हैं, जो बहुत सारे अवसरों से वंचित रह जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो उन जगहों पर पहुंच नहीं पाते, सड़क का मार्ग उतना सुगम नहीं है और यातायात के कोई साधन उपलब्ध नहीं है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति और जो सामाजिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं उनको माइग्रेशन के लिए परमिट नहीं करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये विचार है विश्वविद्यालय का। रणनीति की जो आपने प्रश्न पूछा उसके अंतर्गत बता रहा हूँ, विश्वविद्यालय ने सरकार से वहाँ पर अपना एक परिसर स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव भेजा है, और यदि वो अनुमति हमें मिल जाती है तो उसके बाद हम बौन में इस तकनीकी विश्वविद्यालय का एक परिसर स्थापित करेंगे, जहाँ पर प्रारंभ में हम 2 विधाओं में बीटेक के पाठ्यक्रम संचालित करने का विचार किए हुए हैं, जिसमें कि कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यदि हमें इसकी अनुमति मिल जाती है तो हम वहाँ पर वहाँ के जो बच्चे हैं लोकल और जो उस इलाके के बच्चे हैं उनको एक उच्च तकनीकी शिक्षा में आने का एक अवसर प्रदान होगा। अच्छा सर, ये तो शिक्षा की बात हुई, इसके अलावा भी आप जो है उत्तराखंड में खास तौर से चाहे हम साहसिक पर्यटन की बात करें यहाँ पे, या फिर हम बात करें अन्य क्षेत्रों की, सामरिक क्षेत्रों की बात करें, तो आप लगातार उन क्षेत्रों में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। निम की अगर हम बात करें तो निम के साथ आप एक डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे खास तौर से उत्तराखंड के विशेष तौर से जो पहाड़ी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको किस तरह से लाभ मिलेगा, और किस तरह की क्या कुछ रणनीति आपकी, और किस तरह से टेक्निकल कॉलेज एक कोलैबोरेशन कर रहा है? देखिए, उत्तरकाशी में ही एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, बहुत पुराना संस्थान है, जहाँ पर माउंटेनियरिंग की और रेस्क्यू ऑपरेशन की इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि देश के बहुत थोड़ी जगहों पर हैं, और वहाँ पर देश के नहीं विदेशों के बच्चे भी माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के जो अधिकारी हैं उनसे बात की, तो उस बातचीत के दौरान ये निकल के आया कि उनके पास जो उपकरण हैं जिनका वो उपयोग करते हैं माउंटेनियरिंग में और रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इस पूरी चर्चा के दौरान इस बात पे एक मत स्थिर हुआ कि क्यों न तकनीकी विश्वविद्यालय और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग दोनों मिलकर के एक पीजी डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम संचालित करें। तो उस पाठ्यक्रम को संचालित करने के पीछे की मंशा ये है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो किसी भी विधा के हों, इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम टेक्नोलॉजी का इस एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग जिसमें आता है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी आता है, और भी जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उनको हम सम्मिलित करते हुए उसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, प्लस उसके साथ में जो एलाइड सब्जेक्ट्स, एलाइड डोमेन है, जैसे मौसम की जानकारी, आपके पर्यावरण की जानकारी, जो आपके वन्य जीव हैं उनकी जानकारी, जो जियोलॉजिकल कंडीशंस, तो इन सबको समावेशित करते हुए एक बच्चों को यदि हम ज्ञान देंगे तो शायद वो इस क्षेत्र में अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ में हम हमारा प्रस्ताव है उसके अंतर्गत हम जो मटेरियल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं इन सारे उपकरणों को बनाने में, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी हम कुछ जानकारी दे करके एक ऐसी मैन पावर क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति भी एक जुनून हो, साथ में ही वो जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस
में और जो सहजता दी जा सकती है उसके लिए एक्सपर्टीज़ हम विकसित करने की कार्ययोजना बनाए हैं। इस संबंध में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के साथ हमारी बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और बहुत जल्दी ही लगभग 1 साल का शायद वो पीजी डिप्लोमा होगा, अभी अंतिम स्वरूप उसका तय नहीं हुआ है। उसमें कुछ कार्यक्रम यहाँ पर देहरादून में और कुछ उत्तरकाशी में संचालित किए जाने की कार्ययोजना है। इसके अलावा एक डिफेंस इक्विपमेंट पर रिसर्च करने के लिए, उनको बनाने के लिए भी एक एमओयू साइन किया गया है। उसमें किस तरह से हम लोग, क्योंकि हम सामरिक दृष्टि से भी हम क्योंकि सीमावर्ती राज्य हैं, तो उसको लेकर के भी किस तरह से प्रक्रिया चल रही है? देखिए, उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विगत वर्ष में एक डिफेंस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, जो कि जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर है। इस डिफेंस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर में हम डिफेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम चल रहा है। उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ होते हैं, कुछ दूसरी संस्थाओं में होते हैं, लेकिन उसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो यही विश्वविद्यालय है और हमारे पास वो इंक्यूबेशन सेंटर है। इसी के साथ में हम इस इंक्यूबेशन सेंटर में एक विशेष प्रयोजन करके एक एसपीवी के रूप में हम एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, जो कि इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरिया में जिसको हम इंक्यूबेट कर सकें और वो आगे चल करके अपना एक अभूतपूर्व योगदान दे सके। क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है, आपने सही कहा, सामरिक विषय का है और ये सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पर जो डिफेंस के जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि कोई रिसर्च होती है, कोई डेवलपमेंट होता है, उसको डिफेंस को सीधा लाभ मिलेगा। और हम इसी इंक्यूबेशन सेंटर को अपग्रेड करके एक यूनिवर्सिटी लेवल का एक इंक्यूबेटर भी बनाने की कार्ययोजना रखे हुए हैं, जिसमें कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जिनके अंदर कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको लेकर के यहाँ पर काम कर सकते हैं और वो भी जल्दी ही उस पर तैयारी चल रही है और जल्दी वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है सर। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो शिक्षा के बाहर निकलकर प्रदेश की सामरिक और देश की सामरिक शक्तियों को बढ़ाने की बात हो, इस तरह से तमाम चीज़ों की जानकारी जो है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं डॉक्टर ओमकार सिंह ने दी और इनका अब तक का जो कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में रह चुका है, वो अब उत्तराखंड तकनीकी यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।